अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी बच्चों, आज का टॉपिक जो है वो हमारा है अंडरवुड एंड फ्रेंड्स की इक्वेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स। लास्ट टॉपिक में हमने जो बात की थी वो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो है रिफ्लक्स रेशियो होता है, या रिफ्लक्स रेशियो की इम्पोर्टेंस क्या लें कि हम रिफ्लक्स रेशियो की इम्पोर्टेंस क्या है। वो उसकी दो आगे जो है ना, रिफ्लक्स रेशियो टू टाइप्स का होता है, या सॉरी थ्री टाइप्स का होता है। या तो रिफ्लक्स रेशियो मिनिमम होगा, या रिफ्लक्स रेशियो जो है वो कोई सिंपल कोई कोई वैल्यू होगी, कोई एवरेज वैल्यू कह लो, ठीक है। और या रिफ्लक्स रेशियो जो है वो आपका टोटल रिफ्लक्स रेशियो होगा। मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो हमने कहा था कि मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो का क्या मतलब होता है। मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो जो है वो हमारी ये बताती है कि हमारे पास जो है सारे का सारा एज अ डिस्टिलेट हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं टॉप स्ट्रीम में से, और रिटर्न जो है वो हम ना होने के बराबर वापस सिस्टम में भेज रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये ऐसी कंडीशन है जब आपने सारी आपको जो प्योरिटी चाहिए थी, ठीक है, आपने वो अचीव कर ली टॉप स्ट्रीम से। बेंजीन आपने सेपरेट करनी थी जिस प्योरिटी की, आपने कर ली। देन आप डिस्टिलेट कर लो सारे को, और रिफ्लक्स रेशियो जो है वो कम कर दो। हाँ, अब दूसरी क्या हो सकती है? दूसरी ये है कि आपका सिस्टम रिफ्लक्स रेशियो पे चल रहा है और वो मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो है, तो फिर आपको जो है ना वो जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होगी उसको अचीव करने के लिए नंबर ऑफ प्लेट्स ज़्यादा करनी पड़ेगी। पहले केस में था कि जी मुझे रिफ्लक्स रेशियो में नहीं, ज़ीरो कर रहा हूँ, ज़ीरो के करीब करीब है, बहुत मिनिमम रिफ्लक्स है, रिटर्न बहुत कम कर रहा हूँ, सारे का सारा प्रोडक्ट ले रहा हूँ और आपकी प्योरिटी आ रही है 90%। लेकिन अगर आपको हाई प्योरिटी अचीव करनी है, 90 से मजीद बढ़ाना है, तो नीचे आपको कॉलम में नंबर ऑफ प्लेट्स इंक्रीज करनी पड़ेगी ताकि हर प्लेट्स के ऊपर जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स जो है ऑफ वो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की वो इंक्रीज कर दीजिए। तो नीचे से जैसे जैसे ऊपर क्या, तो जो आप आओगे कॉलम में, आपकी जो वाई है, वाई एन प्लस वाई एन प्लस टू वाई एन प्लस थ्री वाई एन प्लस फोर वाई एन प्लस फाइव, यहाँ पे आपकी मोल फ्रैक्शन जो है वेपर्स फॉर्म में बेंजीन की बढ़ती चली जाएगी। ठीक हो गया। तो अगर आपने ये प्योरिटी, यानी कि प्योरिटी बढ़ रही है, प्योरिटी अगर इंक्रीज करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ प्लेट्स ज्यादा लगानी पड़ेंगी अगर आप जो है वो हाई प्योरिटी की प्रोडक्ट चाहते हो। ठीक है। तो क्या होगा जी उसके नतीजे में? उसमें आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, सॉरी कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी कि रिफ्लक्स, टोटल रिफ्लक्स रेशियो भी होता है। टोटल रिफ्लक्स रेशियो क्या होता है? उसमें सारे का सारा डिस्टिलेट कर दो, मिनिमम जो है वो, यानी कि आपका डिस्टिलेट जो है वो ज़ीरो कर दो, डिस्टिलेट को एज अ ज़ीरो कंसीडर कर लो और सारे का सारा लिक्विड भेज दो। उस कंडीशन में फिर नंबर ऑफ प्लेट जो है वो हमने देखा कि मिनिमम लगती हैं। जब जो नंबर ऑफ प्लेट्स है वो मिनिमम लगेंगी तो आपको एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी फॉर दिस टू इंक्रीज द प्योरिटी ऑफ योर प्रोडक्ट। तीसरी ये थी कि हमारा सिस्टम कोई दरमियानी स्टेट पे है, मतलब कोई ना ही वो मिनिमम रिफ्लक्स पे ना वो मैक्सिमम रिफ्लक्स पे, हम उसको डिज़ाइन करते हैं किसी सेंटर वाली पॉइंट पे, ठीक है। उसको हम कहते हैं इकोनॉमिकल रिफ्लक्स रेशियो, वो उसको हम पढ़ेंगे वो किस तरह से होगा। तो वहां से फिर हमने जो है ना कहा कि जो मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो ना इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग रेक्टिफाइंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन से कर सकते हैं, या हम एक क्यू लाइन मौजूद हो आपके पास और एक पॉइंट आपके पास डिस्टिलेट की मोल फ्रैक्शन हो, कंपोजिशन हो, और दूसरी बात की कि हमने अगर आपके पास जो ऑपरेटिंग लाइन है वो और जो क्यू लाइन है वो, यानी कि जैसे कि हम इसकी बात करें, ये इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ कि ये आपकी ऑपरेटिंग लाइन अगर क्यू लाइन के साथ इंटरसेक्ट करे, कहाँ पे?
इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। कहाँ पे? इक्विलिब्रियम पॉइंट में। इस पॉइंट को हम कहते हैं पिंच पॉइंट। इस चीज को याद रखना कि इस पॉइंट को मैं क्या कह रहा हूँ? पिंच पॉइंट है, जहां पे ये ऑपरेटिंग लाइन ऑफ सेक्शन, अब अपर सेक्शन की, टॉप सेक्शन की, और ये आपकी क्यू लाइन, ये इक्विलिब्रियम को कर्व को जहां टच करती हैं, और तीसरी लाइन जो होती है वो हमारे पास रेक्टिफाई स्ट्रिपिंग की होती है। जब ये तीनों पॉइंट एक जगह पे इंटरसेक्ट करें, और वो पॉइंट जो वो कहाँ पे लाई करता हो? वो इक्विलिब्रियम कर्व के ऊपर लाई करता हो। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पिंच पॉइंट। तो इस पॉइंट के थ्रू जो है हम वो हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है किया था, कि जो है आप लोगों ने यहाँ पे देखा था कि मैंने ये वाली जो यहाँ पे ई जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो ई पॉइंट है ये पिंच पॉइंट है बेसिकली। तो यहाँ पे आप जो है ना इस तरह से मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो निकालते थे, ठीक हो गया। और पहले वाले पॉइंट में आप मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो जो है वो इस तरह निकालते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल में किया था, ये वाला ऑपरेटिंग लाइन के साथ, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं, अगर ये दोनों चीजें ना हो तो थर्ड चीज क्या हो सकती है हमारे पास? तीसरी तरीका ये है मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो को निकालने का, अंडरवुड एंड फेंस की इक्वेशन। ये तब इस्तेमाल होती है तब आपके पास जस्ट आपको क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन दी गई हो डिस्टिलेट की और फीड की। किस चीज की? सिर्फ फीड की मोल फ्रैक्शन दी हो, और डिस्टिलेट की मोल फ्रैक्शन दी हो, और साथ रिलेटिव वोलेटिलिटी दे दी जाए ए और बी की। जी, तो अब हमने इसके लिए हम बात करते हैं अंडरवुड एंड फेंस की इक्वेशन होती क्या है, किस तरह से ड्राइव होती है। कहता फॉर आइडियल मिक्सचर्स और वेयर ओवर द कंसंट्रेशन रेंजेस। आइडियल मिक्सचर की बात करते हैं, कहते हैं जहाँ पर कंसंट्रेशन रेंजेस कंसर्न द रिलेटिव वोलेटिलिटी के ऊपर हम कंसंट्रेशन वेरी करती है, ये, और या रिलेटिव वोलेटिलिटी जो होती है वो एज अ कांस्टेंट कंसीडर की जाए। आर एम मिनिमम रिफ्लक्स में बी कैलकुलेटेड एनालिटिकली। अब तक हम जो पढ़ के आए हैं वो थ्योरेटिकल था। वो दोनों दोनों मेथड्स कौन से थे आपके? थ्योरेटिकल। क्यों? क्योंकि वो आपके ग्राफ से निकलते थे, वो आपकी पॉइंट से निकलते थे। दो पॉइंट्स दिए गए हैं आपको, ठीक है, या आपको जो है वो मोल मोल फ्रैक्शन दे देगा वेपर्स की और उसकी लिक्विड की किसी प्लेट के ऊपर, ठीक है। वो अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ये मेथड हमारे पास कौन सा है? मिनिमम रिफ्लक्स को निकालने का एनालिटिकल मेथड है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रिलेटिव वोलेटिलिटी के डिफरेंस की बेस के ऊपर हमें ये दी जाती है, और साथ ये दिया जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट्स दी जाएंगी इन द लिक्विड ऑन एनी प्लेट। ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में एक्स है ना, एक्स हमारा लिक्विड होता है, ठीक है। ए कंपोनेंट लिक्विड फॉर्म में और बी कंपोनेंट लिक्विड फॉर्म में। यानी कि मोर वोलेटाइल ए और बी जो है वो लेस वोलेटाइल। और यहाँ पे आप जो है ना मटेरियल बैलेंस लगा दो। ये वो इक्वेशन है जो हमने मटेरियल बैलेंस अपर सेक्शन पे लगाते हैं। रिफ्लक्स रेशो के लिए हम अपर सेक्शन वाली लाइन ही कंसीडर करते हैं, क्यों? क्योंकि ये रिफ्लक्स ड्रम जो है ऊपर लगा होता है। तो ये आपके पास थी वाई एन और वी एन। वाई एन यहाँ पे ए लिख दिया क्योंकि ये ए के लिए ए की बात कर रहा है, ठीक है। प्लस एल एन इंटू एक्स एन प्लस वन प्लस एक्स डी, ये हमने पढ़ के आए हैं मोल कंपोनेंट की, ठीक हो गया। और ये आपके पास ए हो गया। इसी तरह ये तो होगी आपके पास अपर सेक्शन में, रेक्टिफाइड सेक्शन में ए के लिए। तो जाहिर सी बात है बी भी थोड़ा बहुत जा ही रहा होगा। 90% अगर प्योर होके जा रहा है तो 10% तो दूसरा कंपोनेंट भी जा रहा होगा ना, लेस वोलेटाइल भी ही साथ वेपोरेट हो रहा होगा, वेपराइज हो रहा होगा। तो इसके सिमिलरली इसके हिसाब से ये इक्वेशन बन जाएगी, बी के हिसाब से ये बन जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दो, ठीक है, पहली को दूसरी पे डिवाइड कर दो, तो मेरे पास निकलता है जी ये वी एन जो है ना, ये जब दोनों को डिवाइड करेंगे सेम है तो वी एन कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ पे वी एन कैंसिल हो गई, यानी कि वी एन की जगह खाली क्या रहेगा, वाई एन बी इज इक्वल टू एल एन एक्स एन ई। वो यहाँ पे देखो कह रहा है कि जो जब हम मिनिमम रिफ्लक्स की बात करते हैं ना, तो हमारा कॉलम हैज इनफिनिट नंबर ऑफ प्लेट्स, और अल्टरनेटिवली द कंपोजिशन ऑन प्लेट एन इज इक्वल टू द दैट ऑन प्लेट एन प्लस वन। क्यों? क्योंकि बहुत कम जो है ना चेंजिंग हो रही होगी कंपोजिशन में, क्योंकि नंबर ऑफ प्लेट्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मिनिमम जो है ना उसका तकरीबन ऑलमोस्ट वो अप्रोक्सीमेटली सेम होंगी कंपोजिशंस। तो यहाँ पे वो लिख देता है कि एक्स एन ए प्लस वन इंटू ए, यानी कि मोल फ्रैक्शन की लिक्विड कंपोजिशन ऑन प्लेट एन प्लस वन, और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की जो लिक्विड फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑन एन प्लेट, ये दोनों इक्वल है। सिमिलरली बी के लिए भी इक्वल होंगी। तो इनको जो है वो एन बी के साथ और एन ए के साथ रिप्लेस कर दिया उसने डायरेक्ट। यहाँ पे जो पिछली इक्वेशन थी उनमें इनकी वैल्यूज को इससे रिप्लेस कर दिया, ये साथ आ गई, आगे एज इट इज आ गया। अब क्या करता है जी, अब वो इस अपर सेक्शन को भी डी से डिवाइड कर देता है, और लोअर सेक्शन को भी डी से डिवाइड कर देता है। एल एन ओवर डी एक्स एन प्लस डी ओवर डी एक्स डी डिवाइडेड बाय एल एन डी इंटू एक्स एन बी। ठीक हो गया, प्लस डी ओवर डी एक्स डी बी, ये लिख दिया। ये एल एन ओवर डी किसके इक्वल होता है, रिफ्लक्स के, यहाँ पे लिखा हुआ। तो हम यहाँ पे किसके लिए बात कर रहे हैं, मिनिमम रिफ्लक्स के लिए। यहाँ पे हम किसके लिए बात करें, मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो के लिए। फ्रेंड्स की इक्वेशन किसके लिए यूज होती है, मिनिमम रिफ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये एल एन ओवर डी मिनिमम, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो। यहाँ पे आ जाएगा आर एन ए एक्स एन ए प्लस ये कैंसल आउट एक्स डी ए आर एक्स एन बी प्लस ये कैंसल आउट एक्स डी बी ए। इनको सॉल्व करो, और ये देखो ये वाली जो चीज है एक्स ए ओवर एक्स बी, ये हमने पढ़ा था रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, ए जो है वो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है इन वेपर फेज, डिवाइडेड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ लेस वोलेटाइल कंपोनेंट इन वेपर फेज। यानी कि वेपर फेज में ए और बी की जो मोल फ्रैक्शन है उनका उनकी रेशियो डिवाइडेड बाय मोर और लेस वोलेटाइल कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड, इन के इक्वल हमने पढ़ी थी। ये क्या होती है, रिलेटिव वोलेटिलिटी होती है। अब इसको अगर मैं इस चीज को यहीं रहने दूं और इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या यही वाली बात नहीं आ जाएगी, अल्फा एक्स ए डिवाइडेड बाय एक्स एन बी। एन जो है वो हम किसी नंबर ऑफ प्लेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेट के ऊपर बैलेंस लगाना चाह रहे हैं, तो हमने कोई बैलेंस जो है ना वो आपने लगा देना है यहाँ पे जी। तो उससे आप जब इस इक्वेशन को, जब ये वाली इक्वेशन थोड़ी सी सॉल्व हो जाएगी आर के हिसाब से, और एक ये आ जाएगी, तो इन दोनों इक्वेशंस को आपने रीअरेंज करना है, आर एम निकल आएगा। आपका क्या निकल आएगा, आर एम। आर एम किसके इक्वल निकलेगा, 1 ओवर अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स डी ओवर एक्स एन माइनस अल्फा एक्स डी बी ओवर एक्स एन बी। ये आपने डायरेक्ट याद कर लेनी है। वैसे आपको अगर डेरिवेशन आ जाए तो इसको बच्चे डराइव कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। ये वाली दो इक्वेशंस लो, ये खुद से बनानी है। क्यों, कैसे बनाओगे जी, अपर सेक्शन के ऊपर पहले आपने लगा देना है मटेरियल बैलेंस, देन कंपोनेंट बैलेंस। पहले कंपोनेंट, हम कंपोनेंट बैलेंस मोर वोलेटाइल के लिए भी लगाते थे, अभी यहाँ पे इसने दोनों लगा दिए, और इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको मजीद सॉल्व करो आर के लिए, यहाँ पे आर को रिप्लेस करो, फिर जो है ना इस वाली चीज को इसके अगेंस्ट रिप्लेस कर दो। इन दोनों ये वाली इक्वेशन और जो यहाँ पे आर वाली इक्वेशन बनेगी उनको आपने क्या कर देना है, रीअरेंज। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। कहता है अल्फा क्या है यहाँ पे, वोलेटिलिटी ऑफ ए रिलेटिव टू द बी। अगर खाली वोलेटिलिटी ऑफ ए दे दी जाए या खाली बी दे दी जाए,
तो रिलेटिव वोलेटिलिटी कैसे निकलेगी वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा। Therefore, there is a different value of Rm for each plate in order to produce any separation। अगर हमें कोई सेपरेशन करनी है यानी कि मुझे मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो चाहिए कहाँ पे, देन मिनिमम रेलिवेंट वैल्यू ऑफ आर, ओ सॉरी, एनी सेपरेशन ऑफ द फीड, ठीक है। द मिनिमम रेलिवेंट वैल्यू ऑफ आर एम इज दैट फॉर द फीड प्लेट के ऊपर। अब मैं फीड प्लेट की बात कर रहा हूँ, अब मैं किसी और प्लेट की नहीं बात कर रहा। तो मेरे पास फीड प्लेट पे क्या होगा, एक्स एफ। मेरे पास क्या होगा फीड प्लेट पे एक्स एफ, यानी कि एन प्लेट की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ फीड प्लेट की बात। तो फीड प्लेट पे ए कंपोनेंट कितना है, बी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन कितनी है इन लिक्विड फॉर्म। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी देखो लिक्विड में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो वाई वाली वो थी वो नहीं, अगर मैं हमारे पास ये डाटा ना हो, मोल फ्रैक्शन वाई वेपर्स वाली ना हो, तो क्या करेंगे, तो उसको हमने इसलिए रिप्लेस किया अल्फा एक्सएन ने ओवर एक्सएन में, ताकि हम लिक्विड को पता हो तो हम लिक्विड से निकाल लें। खैर ये इक्वेशन जो है ये बन जाएगी एक्स डी एज इट इज आएगा, ये एन ए की जगह क्या आ जाएगा एफ ए, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एक्स एफ बी, वो ये होगी। ये किसी प्लेट एन पे थी, ये किसी प्लेट, तो ये फीड प्लेट के ऊपर है, ठीक हो गया। वो कहता है कि ये एक्स डी बी कैसे निकलता है। ये ऐसे निकलता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो मोल फ्रैक्शन होती है वो सम होती है, टोटल मोल फ्रैक्शन होती है, सम होती है किसका, कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन का, एक्स ए प्लस एक्स बी। तो हम यहाँ डिस्टिलेट के लिए बात करें तो एक्स डी बी किसके इक्वल होगा, 1 माइनस एक्स डी ए के। इसी तरह एक्स एक्स एफ बी किसके इक्वल होगा, 1 माइनस एक्स ए के, 1 माइनस एक्स ए के। तो मैं इस चीज को भी रिप्लेस कर दिया उसने यहाँ पे, और डी बी को भी रिप्लेस कर दिया 1 माइनस एक्स डी ए, और इसी तरह ये 1 माइनस एक्स एफ ए। इसको वो कहता है सिंपल एक्स कह लो, और इसको एक्स डी कह लो, इसको सिंपल एक्स एफ कह लो। क्यों, क्योंकि ए कंपोनेंट ही है ना, तो ये समझ लो कि हम मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए हमारे पास निकल आई बाइनरी में सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो इस इक्वेशन के थ्रू भी निकल सकती है। कब ये कब इस्तेमाल होगी, अगर आपको फीड और एक्स डी दिया होगा, और अगर आपको कोई नंबर ऑफ प्लेट किसी नंबर ऑफ प्लेट के ऊपर, दो एडजस्टेंट प्लेट्स के ऊपर आपको एक या एक एडजस्टेंट सेंटर वाली कोई भी प्लेट है, कहता है तीसरी प्लेट है, चौथी है, उस पे बताओ मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो कितना है, एक्स एक्स डी पता हो, एक्स डी भी पता हो, और नंबर ऑफ प्ले जो है ना किसी नंबर पे एक्स एन ए पता हो और एक्स एन बी पता हो, तो ये हम मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो निकाल कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग फेंस की इक्वेशन। और ये कौन सा मेथड है, ये हमारा एनालिटिकल मेथड है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी ये इक्वेशन किस लिए इस्तेमाल की जाती है, टू डिटरमिन द मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो। अब इस इक्वेशन को मजीद अगर हम जो है वो डिराइव करें, तो इससे हम फेंस की मेथड जो है ये हमें नंबर ऑफ प्लेट्स की कैलकुलेशन भी निकाल के बताता है, और वो कब, जब हमारे पास टोटल रिफ्लक्स रेशियो, ठीक है, टोटल रिफ्लक्स रेशियो होगा तो वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स निकाल देगा आपको। टोटल रिफ्लक्स रेशियो की कंडीशन में नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी लगेंगी, हमने वैसे ही क्या पढ़ा है कि टोटल रिफ्लक्स रेशियो अगर इस्तेमाल करते हैं तो नंबर ऑफ प्लेट्स आपकी मिनिमम हो जाती है, ठीक हो गया। अब वो देखते हैं कि मिनिमम कितनी की मिनिमम हो जाती है अगर टोटल रिफ्लक्स रेशियो हो। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। आपको पता है कि टोटल रिफ्लक्स रेशियो के ऊपर हम बात करते हैं कि हमारी जो विदड्रॉ होता है एक्स डी सॉरी डी जो होता है वो जीरो होता है। क्यों, क्योंकि सारे का सारा लिक्विड रिटर्न होके वापस कॉलम के अंदर आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये दो ऑपरेटिंग लाइन जो होती हैं अपर सेक्शन की और लोअर सेक्शन की, ये होती हैं। यहाँ पे देखो मैंने एक चीज लिखी है, एट टोटल रिफ्लक्स रेशियो हमने पढ़ा था स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइंस बिकम इक्वल, ओ सॉरी वन, स्लोप जो होती है ऑपरेटिंग लाइन ऑफ रेक्टिफाइंग की और स्टिपिंग की 1 हो जाती है, और वो स्लोप किसके ऊपर आती है, वो डायगोनल के ऊपर लगती है।
ठीक है, वो आपकी डायगोनल के ऊपर लगती हैं और उनका जो वाई इंटरसेप्ट होता है वो जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है इस इक्वेशन के हिसाब से अगर यहाँ पे मैं लिखूं एल एन, ठीक है, एल एन या सॉरी आर आर टी डिवाइडेड आर प्लस वन प्लस डी ओवर आर प्लस वन, डी जब जीरो हो गया तो यहाँ पे जो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, जीरो। और यहाँ पे जो आर टी ओवर आर टी प्लस वन है उस वो तो स्लोप है ना, यहाँ पे क्या होती है, स्लोप होती है, जो कि हम कहते हैं उसको, वो होती है आर टी डिवाइडेड बाय आर टी प्लस वन। तो वो कह रहे हैं स्लोप जब वन है तो फिर उसका उस वाली फार्मूले को लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ पे वन लिख दो। वन हम लिखते नहीं है तो इसीलिए ये ऑपरेटिंग लाइन अपर सेक्शन की क्या बन जाएगी, वाई एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन, और लोअर की क्या बनेगी, वाई एम इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन। ठीक हो गया। इससे अब जो है ना आप मजीद जो है ड्राइव कर लो, आपके पास नंबर ऑफ प्लेट्स की ये इक्वेशन बन जाती है। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखी हुई है, ये लंबी चौड़ी जो है ना डेरिवेशन है, अगर वो करने बैठ गए तो जो है ना काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट नंबर ऑफ प्लेट्स, मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ कि जी टोटल रिफ्लक्स रेशियो है, ठीक हो गया, और आपको कंपोजिशन दे दूँ कि आपके पास सिर्फ डिस्टिलेट में कंपोजिशन है और आपके पास बॉटम में यानी कि डी की और डब्ल्यू की दे दूं तो नंबर ऑफ प्लेट्स निकाल सकती हो कि आपके पास टोटल रिफ्लक्स है तो कॉलम के अंदर कितनी टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स आपके पास आएंगी, वो हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू। और इसमें जो आंसर आएगा ना इस वाली टर्म का, वो कोई एक नंबर आएगा, 10 आ गया फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स तो 10 हैं, लेकिन कॉलम की प्लेट्स कितनी हैं, वो आपके पास एक कम होगी, या 10 की बजाय वो क्या होगी, 9। कि वो कहता है n प्लस वन नहीं है, नंबर ऑफ थोरेटिकल प्लेट्स इन द कॉलम जो है वो n प्लस वन नहीं है, वो सिर्फ n है। कॉलम के अंदर जो प्लेट्स हैं वो कितनी है, सिर्फ n है। ये प्लस वन कहाँ से आया, प्लस वन ये हमें यहाँ बता दूं, प्लस वन जो है वो आपका पार्शियल रीबॉयलर है, ये इंडिकेशन दे रहा है। हमने जो है ना, याद हो अगर आपको कंपोनेंट्स के लिए, मैं यहाँ पे वापस जा रहा हूँ, कोई तस्वीर मिल जाए, हाँ ये समझ लो कि हमने कहा था कि ये जो कंडेंसर है या तो ये पार्शियल कंडेंसर होगा या टोटल कंडेंसर होगा। इसी तरह हमने नीचे के लिए बात की थी कि फॉर एग्जांपल ये रीबॉयलर समझ लो कि यहाँ पे हमारे पास बॉटम के अंदर जो रीबॉयलर होता है ये भी दो टाइप्स का होता है, या ये टोटल रीबॉयलर होगा या ये पार्शियल रीबॉयलर होगा। ठीक है, हमारे पास टोटल रिफ्लक्स रेशियो में डी जीरो तभी आएगा, डी जीरो तब आएगा जब हम यहाँ पे जो है टोटल कंडेंसर लगा रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं और वो सारे का सारा इधर वापस भेज दें। यहाँ पे अगर यहाँ पे पार्शियल पार्शियल कंडेंसर लगा होता तो सारे का सारा लिक्विफाई सॉलिड नहीं, सॉरी वो वेपराइ लिक्विफाइड नहीं होता, कंडेंस ना होता, अगर यहाँ पे पार्शियल लगा होता। तो इट मींस कि ये कंडेंसर भी एक प्लेट का तौर पर काम करता है, ये भी लिक्विड और वेपर को जो है फेजेस को चेंज कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह रीबॉयलर भी, जो रीबॉयलर है वो भी आपके पास है पार्शियल होगा या आपके पास जो है वो टोटल रीबॉयलर होगा। तो हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास टोटल रिफ्लक्स रेशो के अंदर जो रीबॉयलर होता है वो पार्शियल रीबॉयलर इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, वो उसमें वो एज अ प्लेट ही काम कर रहा होता है, इसीलिए यहाँ पे जो प्लेट्स निकलेंगी उनमें से हम एक माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि चेम्बर के अंदर अपर सेक्शन में पार्शियल कंडेंसर लगा हुआ है और बॉटम के अंदर जो है वो पार्शियल रीबॉयलर लगा हुआ है, तो यानी कि और कॉलम के अंदर प्लेट्स कितनी है, थोरेटिकल एक्चुअल नंबर ऑफ प्लेट्स कॉलम के अंदर यानी कि थोरेटिकल प्लेट्स कितनी है, ठीक है, वो n है, वो कितनी है n, n नंबर ऑफ
एनी नंबर, कोई भी नंबर है, ठीक है, 20 हो गई। तो एक ये जो ऊपर पार्शियल लगा हुआ है 21वीं, और ये नीचे जो पार्शियल रीबॉयलर लगा हुआ है ये 22वीं। तो n+2, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। तो अगर आपके पास पार्शियल रीबॉयलर और पार्शियल कंडेंसर होगा तो यहाँ पे आपने इसी इक्वेशन को यूज करते हुए n+1 नहीं लिखना, फिर आपने कहना है n+2। अगर क्वेश्चन में वो कंडीशन दे दे कि आपके पास कंडेंसर लगा हुआ है पार्शियल और रीबॉयलर भी लगा हुआ है पार्शियल, तो यहाँ पे आपने लिखना है n+2, ठीक है। और अगर वो कहता है कि वो कंडेंस कर रहे हो आप, ठीक है, टोटल कंडेंसर और नीचे पार्शियल रीबॉयलर लगा हुआ है, तो हमने क्या इस्तेमाल कर लेना n+1। और जब आंसर आएगा उसमें से -1, ये वाला माइनस उधर जाएगा तो n निकल आएगा। हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स इन द कॉलम, कॉलम के अंदर नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी चाहिए वो यहाँ से निकल आ जाती है, किससे, फ्रेंड्स की इक्वेशन से। ओके, ये इक्वेशन है। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, एवरेज रिलेटिव वोलेटिलिटी। अगर आपको, वैसे तो आपको क्वेश्चन में एवरेज दी जाती है, अगर एवरेज ना दी हो, एवरेज ये अगर रिलेटिव वोलेटिलिटी का मतलब है रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ ए रिलेटिव टू द वोलेटिलिटी ऑफ ए रिलेटिव टू द बी, ठीक है। और अगर मैं कह दूं कि जी बेंजीन की वोलेटिलिटी इतनी है और टॉल्यूइन की वोलेटिलिटी इतनी है, रिलेटिव नहीं कर रहा, दोनों को अलग अलग वैल्यूज दे दूंगा, देन आप एवरेज निकाल सकते हो। वो एवरेज कैसे निकलेगी, यहाँ पे ये फार्मूला लिखा हुआ है। एवरेज वोलेटिलिटी जो है वो, या रिलेटिव वोलेटिलिटी निकलेगी अल्फा ए, यानी कि अल्फा फॉर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय अल्फा बी लेस वोलेटाइल, यानी कि ये यूं भी हो सकता है अल्फा 1 अल्फा 2, उसका स्क्वायर रूट, उसका क्या ले लो, स्क्वायर रूट, या 1/2 की पावर ले लो, एक ही बात है। तो जो आंसर आएगा उसको वैल्यू को यहाँ पुट करो और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये जी एक न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें आप देखोगे कि जो है ना नंबर ऑफ प्लेट्स कैसे निकलती हैं। अगर डाटा सिर्फ इतना दिया हो जैसे यहाँ पे दिया हुआ, फॉर अ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन कंसीडर एग्जांपल नंबर 17, ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, जो 17 में मैं 7 में सॉरी लिखा था। कहता है अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन containing 40% of benzene is to be separated। फीड के अंदर बेंजीन कितनी दी हुई है, 0.xf जो दिया हुआ है, एक्सएफ ए जो है वो कितना दिया हुआ है, या फीड के अंदर जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है 40%, तो एक्सएफ जो होगा वो 0.4 हो गया। इज टू बी सेपरेटेड टू गिव अ प्रोडक्ट कंटेनिंग 90% बेंजीन एट द टॉप। एक्स डी दिया हुआ है कितना, 0.9, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स डी कितना हुआ है 0.9, ठीक है। तो एक्स डब्ल्यू कितना निकलेगा ऑटोमेटिकली, बेंजीन के लिए एक्स डब्ल्यू कितना निकलेगा 0.1, और एक्स डब्ल्यू ए निकला है ये, एक्स डब्ल्यू बी कितना होगा 0.9, और यहाँ पे एक्स डी ए इतना है तो एक्स डी बी कितना होगा 0.1, ठीक हो गया। दोनों कंपोनेंट के लिए अगर पूछ लो अलग अलग बताओ जी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। खैर, कहता है कि इफ द मीन का मतलब है एवरेज, एवरेज वोलेटिलिटी ऑफ बेंजीन रिलेटिव टू द, देखो ये रिलेटिव वाली बात कर रहा है इसलिए अल्फा एवरेज है की वैल्यू दी हुई है, to the toluene is 2.6, 2.4। जी कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेट्स रिक्वायर्ड एट टोटल रिफ्लक्स, नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी चाहिए टोटल रिफ्लक्स के ऊपर, वो हमने आपको फार्मूला पढ़ लिया ये वाला, n+1 इंटू इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे क्या है एक्स डी डिवाइडेड बाय, ठीक है, एक्स डी वी, ठीक हो गया। एक्स, ये एक्स डी ए है, ये एक्स डी बी है, जब ये देख लो, ये डिस्टिल्ड के लिए, डिस्टिलेट के लिए डी, एक्स ए ओवर एक्स बी किसके अंदर, इनटू डिस्टिलेट एक्स बी, यहाँ पे एक्स बी नीचे था, यहाँ पे एक्स बी ऊपर होगा, लेकिन ये किसका होगा, ये आपकी फीड का होगा, ये किसका होगा, फीड का, एक्स बी ओवर एक्स ए। तो लो जी ये वाली जो है ना आप, सॉरी ये जो है उसका होगा बॉटम का, बॉटम का, ठीक है।
एक्स एस दिया हुआ है उसने, यहाँ पे एस है, एस का मतलब है कि समझ लो डी की डब्ल्यू की बात कर रहा है, एक्स बी ओवर एक्स से किसके अंदर, बॉटम के अंदर डब्ल्यू की बात कर रहे हैं। तो ये कंपोजिशन है जी। ये एक्स डी दिया हुआ है और ये एक्स डब्ल्यू दिया हुआ है, ओके ठीक हो गया। सॉरी, ये एक्स डी ए है, तो एक्स डी बी कितना है 0.1, उनकी दोनों की वैल्यू को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, जहाँ पे एक्स ए कितना है 0.1 और एक्स डब्ल्यू बी कितना होगा 0.9, तो एक्स बी इन डब्ल्यू एस लिखा हुआ है तो डब्ल्यू समझ लो इसको। तो ये इसने वैल्यू निकाली और 2.4 दी हुई है, रिलेटिव बुलेट एवरेज की जगह ही लगाई, इसका आंसर निकला है 5 आ गई। तो लेकिन ये 5 आंसर नहीं है, ये 5 आंसर नहीं है। आंसर आपका क्या है, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट इन द कॉलम इज 4। इस वन को इसमें से माइनस कर दो तो हमारे पास थ्योरेटिकल नंबर ऑफ प्लेट्स निकल आ जाएंगी, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फीड कंपोजिशन। यहाँ पे हमने फीड इस्तेमाल ही नहीं की, अगर वो फीड की वैल्यू देता ही नहीं है आपको, ठीक है, तो आप यहाँ से सिंपल उसने क्या दे दिया, कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक चीज दे दे बस, एक भी चीज बता दे कि आपके पास जो है ना 70%, दो चीजें सॉरी, 90% बेंजीन की प्योरिटी चाहिए एट द टॉप, और रिलेटिव वोलेटिलिटी दे दे एवरेज बेंजीन टू टॉल्यूइन गैस, सिंपल ये निकाल लोगे। एक्स डी ए दिया हुआ, एक्स डी बी खुद पता चल जाएगा, ठीक है। जब एक्स डी दिया हुआ ना, तो यहाँ पे एक्स डब्ल्यू ए भी पता चल जाएगा, नीचे डब्ल्यू में ए कितना है, ठीक हो गया। वो अजम्पशन, वो आपकी बेसिक नॉलेज है, वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से निकलती है, मैंने बताया भी है, तो लेक्चर सुन लेना। जी, नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि कैलकुलेट द मिनिमम रिफ्लक्स रेशो, एनालिटिकल मेथड से भी करो और थ्योरेटिकली से भी करो। थ्योरेटिकल से कब करो, थ्योरेटिकल में पॉइंट दिया हुआ हैविंग 61% वेपर ऑफ बेंजीन इन फीड, अगर फीड के अंदर, थ्योरेटिकल में अभी हम पढ़ के आए हैं कि दो तरीके थे, ऊपर जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि या तो आपको वो किसी प्लेट के ऊपर एन प्लेट पे दे देगा या फीड प्लेट की कंपोजिशन दे देगा, तो उसने यहाँ पे फीड की कंपोजिशन दी हुई है, फीड की इसके हिसाब से एंटर हो रही है, एक्स एफ दिया हुआ है 0.4 और यहाँ पे वाई एफ दे दी है 61% वेपर, यानी कि वाई एफ दे दी है, ठीक हो गया। जी, पहले इस वाले मेथड से कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये आपके पास एनालिटिकल मेथड कौन सा है, फेंस की इक्वेशन। फेंस की इक्वेशन क्या है, कहता है इफ द फीड इज लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट द मिनिमम रिफ्लक्स इज रेशियो आर एम इज गिवन बाय दिस फार्मूला। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स डी भी दिया हुआ है, एक्स एफ भी दिया हुआ है, 1 - XD, फीड फीड के ऊपर पूछ रहा है ना, ठीक है। फीड की कंडीशन दी हुई है, लेकिन यहाँ थ्योरेटिकली में जो है वो ग्राफ से ये वैल्यू पता चलेगी और उसके बाद जो है ना दूसरा निकलेगा। एनालिटिकल में हमें फीड में 40% दी हुई है, फार्मूले में हम जो चीज़ लिखी हुई है हमने वही चीज़ यूज़ करनी है। लो जी, ये एक्स डी 0.9, एक्स एफ 0.4, अल्फा 2.4, ये 1 - XD का मतलब है 1 - XD का मतलब है 0.1, ठीक है 0.1, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 - XF है, एक्स एफ कितना है 0.4, तो ये 1 - XF कितना होगा 0.6, और ये अल्फा की जगह यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो आपकी कैलकुलेट होगी। अब आ जाते हैं थ्योरेटिकल मेथड के ऊपर। थ्योरेटिकल मेथड जो है ना वो कहता है, फिगर देखो 11.18, 11.18 के ऊपर जो है ना आपके पास यहाँ पे वो कहता है कि फॉर एग्जांपल ये देखो जी, ये 0.61 वाई एफ उसकी दी हुई है, मैं आपको जस्ट कह दूं कि एक पॉइंट ये हो जाएगा। थ्योरेटिकल में हमने पढ़ा था कि 2 पॉइंट्स हैं, आपके पास एक्स डी दिया हुआ है, आपके पास क्या दिया हुआ है एक्स डी दिया हुआ है, तो हम जो है इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये थ्योरेटिकल मेथड है। मतलब थ्योरेटिकल का मतलब क्या है कि वो इक्विलिब्रियम कर्व जो डायग्राम है उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स डी दिया हुआ है, वाई एफ यहाँ पे दे दिया उसने 61 यानी कि 0.6
1 वाई, ये फार्मूला एक्स एफ भी दिया हुआ है, एक्स एफ भी दिया हुआ है। तो लो जी, इस मेथड से इन वैल्यूज पुट करो, -0.4 जो कंडीशन दी हुई है यहाँ पे आपकी, ठीक हो गया। तो ये आपके पास मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो निकलेगी। ये दो तरीके मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो के ये निकालने के हैं, ठीक हो गया। एक आपके पास फेंस्की इक्वेशन के साथ, और एक आपके पास जो है वो थ्योरेटिकली, जब आपके पास कंपोजिशन दी हो वेपर की, और फीड में वेपर्स भी बताए हो, फीड पॉइंट के ऊपर वेपर्स भी बताए हो, और उसके लिक्विड भी बताए हो, तो देन आप जो है ना ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब तक जो हम रिफ्लक्स के ऊपर पढ़ के हैं ना, वो यहाँ से देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्लक्स 3 तरीके से किया हमने, यूजिंग यूजिंग रेक्टिफाइंग ऑपरेटिंग लाइन। इफ, कब, ये कब इस्तेमाल होगी, जब हमें कंपोजिशन ऑफ प्लेट दी, यानी कि एक्स एन ए प्लस एक्स एन प्लस वन दिया हो, वाई एन दिया हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक्स डी और एक्स एम प्लस वन दिया हो। तो अगर ये चीज पता हो, ये चीज पता हो और ये पता हो, तो हम इस फार्मूले, इसके थ्रू जो है वो हम निकाल लेते हैं कि हमारे पास आर एम कितना कैलकुलेट होता है, ठीक है। ये कंडीशन थी कि इसको आंसर, इनके वैल्यूज लिखो, इनको रिप्लेस करो, आर एम के लिए इसको रिप्लेस कर दोगे तो एट द एंड आपके पास आंसर आ जाएगा मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो का। मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो दूसरा तरीका क्या है, यूजिंग पिंच्ड पॉइंट एंड डिस्टिलेट पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, जैसा कि अभी हम ये पढ़ के आए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सी जो है ये पिंच पॉइंट है, क्यों, क्योंकि ये ऑपरेटिंग लाइन को और ये ऊपर रेक्टिफाइंग सेक्शन को इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम कर्व पे, इस पे इक्विलिब्रियम कर्व के ऊपर। तो यहाँ पे यही लिखी हुई है कि अगर हमारे पास पिंच पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो और डिस्टिलेट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो, यानी कि इफ पिंच्ड पॉइंट एंड डिस्टिलेट कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, तो हम इसके थ्रू, इस इक्वेशन के थ्रू मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप लोग पीछे एग्जांपल, इसी एग्जांपल में जो लास्ट की है उसमें ये वाले पॉइंट से फाइंड आउट करके देख लिए, और इससे हम पहले पिछले लेक्चर में न्यूमेरिकल किया तो वहाँ कर ली थी। और तीसरा मेथड था ये फेंस्की इक्वेशन, ये भी अभी आप लोगों ने कर लिए। कब, अगर आपको डाटा दिया होगा रिलेटिव वोलेटिलिटी और कंपोजिशन ऑफ फीड एंड डिस्टिलेट, एक्स डी और एक्स एफ दिया हो और साथ ये दी हो, ठीक है। तो आप जो है ये वाली इक्वेशन से रिफ्लक्स रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि रिफ्लक्स रेशियो या तो अभी तो पढ़िए मिनिमम करो या मैक्सिमम करो, यानी कि टोटल कर दो, लेकिन कोई एक जगह ऐसी भी होगी, कोई ऐसी रिफ्लक्स रेशियो की भी वैल्यू होगी जो हमारे सिस्टम के लिए ऑप्टिमाइज्ड होगी, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिकल रिफ्लक्स रेशियो। इकोनॉमिकल रिफ्लक्स रेशियो किस बेस पे होती है, उसकी कॉस्ट की बेस पे। कहता है कॉस्ट ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम इंक्लूड्स, दो तरह से आपकी जो है ना हमने पढ़ी, अभी मैं शुरू में बात कर रहा था कि रिफ्लक्स रेशियो दो चीज़ों पे डिपेंड, असरअंदाज होता है। आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट पूरे सिस्टम की कितनी होगी, और आपकी कैपिटल कॉस्ट यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट किस हिसाब से होगी। कहता है कि दो तरह से कॉस्ट हम डिस्टिलेशन कॉलम की कंसीडर करते हैं। कहता है एक तो या उसकी कैपिटल या फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जो किस पे डिपेंड करती है कि आपके पास डिस्टिलेशन कॉलम की जो परचेजिंग है, उसके इंटरनल्स पार्ट्स जो हैं, या रीबॉयलर या कंडेंसर या नंबर ऑफ प्लेट्स जो हैं, वो कितनी लग रही हैं उसके अंदर, ठीक है। पार्शियल कंडेंसर लग रहा है, टोटल कंडेंसर लग रहा है, पार्शियल रीबॉयलर लग रहा है, या टोटल रीबॉयलर लग रहा है, नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी लग रही है, यानी कि इंटरनल्स कितने लग, फिर उसके दूसरे इक्विपमेंट, कोई पंप लग रहा है, कोई स्टीम्स पे वाल्व्स लग रहे हैं, वो वट एवर जो भी जो ना इक्विपमेंट डिजाइनिंग में चीजें लगेंगी, वो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट या कैपिटल कॉस्ट होती है। दूसरी कॉस्ट होती है जी ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट के ऊपर वो कहता है यूटिलिटीज लाइक कंडेंसर, ठीक हो गया। कंडेंसर के अंदर जो आप कूलिंग वाटर इस्तेमाल कर रहे हो, पानी इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो वो यूटिलिटी है। या आप हीट इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि उस हीट में हम क्या कर रहे हैं, रीबॉयलर में स्टीम इस्तेमाल कर रहे हैं, रीबॉयलर को गर्म हीट देने के लिए आप
स्टीम इस्तेमाल कर रहे हो, वहां पे स्टीम गुजरती है, वो अपनी हीट ट्रांसफर कर जाती है, जो ऊपर से लिक्विड गिर के रीबॉयलर के अंदर आता है और वहां से वो सेपरेशन कर देता है वेपर फेज की और लिक्विड फेज की। तो कहता है कि जो स्टीम हम कितनी रिक्वायर्ड होती है, स्टीम हमें रिक्वायर्ड होती है, हमें किस प्योरिटी का कितना वीएम चाहिए, हमें कितना वीएम चाहिए, रीबॉयलर से जो वेपर्स बनेंगे वो हमें कितने चाहिए, जितने वेपर्स चाहिए होंगे उतनी ज़्यादा स्टीम हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, और वीएम किस में कन्वर्ट हो जाता है, कहता है विच मे बी टेकन एज वीएन, बाद में उसको हम एज अ वीएन ऊपर टॉप से, ये बॉटम से एंटर हो रहा है, और ये बॉटम से एंटर होते हैं मोर वोलेटाइल के, और जो है ना ये एज अ वीएन यानी कि आखिरी प्लेट में से गुजर के हमारे पास निकल आते हैं, वेयर द फीड इज लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सॉरी, ये बल्कि ये कह रहा है कि आखिरी पॉइंट नहीं, ये वीएम कहाँ तक जाएगा, वीएन पे, किसी नंबर ऑफ फीड की जो प्लेट होगी वहां तक जो वेपर्स जाएंगे वो क्या वीएम वाले वो उस प्लेट के ऊपर जाके क्या बन जाएंगे, वी एन। यहाँ से हमने पढ़ा कि ये वी एम है, वी एम प्लस वन होगी, वी एम प्लस टू, वी एम प्लस थ्री, और फिर जैसे और फिर अगली फीड वाली प्लेट हो जाएगी और उससे ऊपर ये वी एन प्लस वन, वी एन प्लस टू, वी एन प्लस थ्री, और फिर ये बाहर निकल जाएगी टॉप। कहता है इस पर मटेरियल बैलेंस लगा दो, ठीक हो गया, मटेरियल वी एन इज इक्वल टू एल प्लस डी, यानी कि एल एन प्लस डी। हम इसको क्या करते हैं जी, इस एल को जो है ना डी से डिवाइड भी कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी, डी मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइडेड बाय डी। वैसे तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन करना नहीं, क्यों, क्योंकि हम इसको रिप्लेस करेंगे आर के साथ, डी ओवर डी जो है वो वन हो जाएगा, तो डी इंटू आर प्लस वन। तो हमारे पास यूजिंग ये किस चीज़ को आर इज इक्वल टू एल ओवर डी, ये इसकी डेफिनेशन है। तो इससे हमें पता चला कि जो स्टीम रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ द प्रोडक्ट है ना, हाँ, प्रोडक्ट को पर मोल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो स्टीम रिक्वायर्ड है वो प्रोपोर्शनल है किसके, आर प्लस वन के, रिफ्लक्स रेशो प्लस वन के इक्वल है। तो ये जितनी ज़्यादा होगी हमारी स्टीम उतनी ज़्यादा लगेगी। ये एक एग्जांपल दी हुई है उसने बुक वाले ने, कहता है कि जैसे जैसे आप जो है ना आर एम की वैल्यू जो है वो राइज करते हो, ठीक है, तो आपकी इकोनॉमी जो है वो भी राइज करती है, रिफ्लक्स रेशो जो है वो उस पर इफेक्ट आता है। वो कैसे आता है, यहाँ लिखा हुआ है, ये ऊपर जो लिखा हुआ है उसको बाद में देखना, यहाँ पे देखो, अगर रिफ्लक्स रेशियो जो है वो 1.2 की कोई वैल्यू है तो आपकी नंबर ऑफ प्लेट्स निकलती हैं 18। ये किसके लिए है, अब बात करते हैं, ये इस इन कंडीशंस के लिए है। कहता है द रिडक्शन इन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लेट्स, ये नंबर ऑफ प्लेट्स रिड्यूस होती जाएंगी जैसे जैसे आप रिफ्लक्स रेशियो को इंक्रीज करते हैं, यानी कि टोटल रिफ्लक्स की तरफ जाते जाओगे ना, वैसे वैसे आपके पास नंबर ऑफ प्लेट्स जो हैं वो कम होती जाएंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ 0.81 रिफ्लक्स निकाल रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ प्लेट्स इनफाइनाइट। इट मीन्स कि ये किसकी वैल्यू, ये आपके जहाँ पे वो रिफ्लक्स रेशो पे नंबर ऑफ प्लेट्स इनफाइनाइट हो जाए वो हमारे पास मिनिमम रिफ्लक्स रेशो की वैल्यू होती है। अब यहाँ से आगे देखो जी, ये बढ़ता जा रहा है और नंबर ऑफ प्लेट्स कम होती जा रही है, 25, 20, ये देखो शुरू में रैपिडली फॉल किया नंबर ऑफ प्लेट्स, फिर 19 हो गई, फिर 20 हो जाएंगी, फिर आगे 17, 15, 15.5, इस तरह से जब आप उसको कैलकुलेशंस करोगे तो 15.5 भी आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन वो कहानी नहीं है, जैसे जैसे नंबर ऑफ रिफ्लक्स रेशो बढ़ता जाएगा टोटल की तरफ, वैसे वैसे आपके पास नंबर ऑफ प्लेट्स भी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएंगी। मतलब फॉर एग्जांपल फॉर अ कॉलम सेपरेटिंग अ बेंजीन टॉलुएंट मिक्सचर फॉर वेयर एक्स एफ इतना है, एक्स डी भी दिया हुआ है, एक्स डब्ल्यू भी, द नंबर ऑफ थोरेटिकल प्लेट्स कहाँ से निकलती हैं, जो खुद से ड्रॉ की जाती हैं, और वो किस मेथड के थ्रू कह रहा है, गिवन मैकैब थिले मेथड में, वही वाली जो है आप लोगों ने एग्जांपल कही है उसके हिसाब से। फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ आर आर गिवन एज, उसने खुद ही कह दिया कि देख लो, वैसे ही समझाने के लिए इस टॉपिक को, कहता है कि मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो फॉर दिस केस इज
0.81, तो नंबर ऑफ प्लेट्स क्या है, कम और बहुत ज़्यादा। ये मिनिमम यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये दोनों चीज़ें। अगर रिफ्लक्स ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ प्लेट्स कम होंगी, अगर रिफ्लक्स रेशियो जो है वो कम होगा तो नंबर ऑफ प्लेट्स ज़्यादा होंगी। ये कम है तो ज़्यादा है, ये ज़्यादा है तो ये कम है। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया हुआ, कहता है इंक्रीजिंग द रिफ्लक्स रेशियो फ्रॉम आर एम आर मिनिमम, के मिनिमम रिफ्लक्स से अगर हम इंक्रीज करते हैं तो ये आपकी कैपिटल और ऑपरेटिंग कॉस्ट के ऊपर भी इफेक्ट करता है, जैसे यहाँ पे सुई थी है। ठीक है, कहता है कि जब फॉर एग्जांपल ये आपका मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो था, मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो के ऊपर नंबर ऑफ प्लेट्स क्या होती हैं, इनफाइनाइट। तो ये समझ लो कि तो इट मीन्स कि अगर हम मिनिमम रिफ्लक्स पे लगाते हैं तो हमारी हमारी जो कॉस्ट है वो क्या आ जाती है जी, मैक्सिमम। हमारी कॉस्ट कितनी आती है, हाईएस्ट कॉस्ट है। जैसे जैसे मैं यहाँ से ये मिनिमम से रिफ्लक्स रेशियो को इंक्रीज करता जा रहा हूँ, वैसे वैसे जो कॉस्ट है वो नीचे को आती जा रही है, डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्लेट्स कम होती जा रही है। नंबर ऑफ प्लेट्स कम होते 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 यहाँ पे जो है ना मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट्स आ जाती है। लेकिन इस रेशो के बाद, इस रिफ्लक्स के बाद ये फिर दोबारा इंक्रीज करना स्टार्ट होगी। क्यों, इस चीज को यहाँ पे उसने लिखा हुआ है। ऑपरेटिंग कॉस्ट राइज एंड आर अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शनल टू द आर प्लस वन। दो कॉस्ट पड़ी थी ना कि कैपिटल और ऑपरेटिंग, तो लो जी उसने ये तो बता दिया कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है ना वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आपका आर प्लस वन बढ़ता जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे देख लो ये वाली बात, ये स्टीम, ये रिफ्लक्स रेशियो बढ़ता जा रहा है ना, ज़्यादा होता जा रहा है। जैसे जैसे रिफ्लक्स बढ़ता जाएगा स्टीम की कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, स्टीम की रिक्वायरमेंट। क्यों, क्योंकि लिक्विड ज़्यादा आ रहा है, फीड में से भी आ रहा है और ऊपर से भी आ रहा है, तो कॉस्ट क्या होगी, स्टीम की कॉस्ट। जो रीबॉयलर पे ड्यूटी है, जो उसका वर्कलोड है वो बढ़ जाएगा। जब वो वर्कलोड बढ़ जाएगा तो वो उतनी ज़्यादा स्टीम डिमांड करेगा, तो हमें प्योरिटी को हासिल करने के लिए स्टीम देनी पड़ेगी। और स्टीम किस पे बनती है, कॉस्ट पे। ठीक हो गया, पैसे लगते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल कॉस्ट, कहता है इनिशियली फॉल्स। कैपिटल कॉस्ट जो है वो शुरू में बड़ी रैपिडली जो है ना तेजी के साथ नीचे गिरती है जब हम रिफ्लक्स रेशो जो है वो इंक्रीज करते हैं। बिल्कुल ये देखो, ये रैपिडली नीचे को गिरी है और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जा रही है। वो एक हद तक, एक पॉइंट तक जाएगी। जैसे जैसे हम रिफ्लक्स रेशो बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन कुछ अर्से के बाद ये वैल्यू जो है रिफ्लक्स रेशो को बढ़ाने से ये इंक्रीज करती जाएगी। यही पॉइंट यहाँ पे सेकंड जो है वो इस वाली लाइन में लिखा हुआ है। द कैपिटल कॉस्ट राइजेज एट, कैपिटल कॉस्ट शुरू में बढ़ जाती है एट हाई वैल्यूज ऑफ आर। ठीक है, हर सॉरी, यहाँ देखो कैपिटल कॉस्ट दोबारा बढ़ गई कहाँ पे, जहाँ पे आर बहुत ज़्यादा है, रिफ्लक्स रेशो जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो ये भी क्या है बहुत ज़्यादा। क्यों, ठीक है, वो इसलिए देयर इज ओनली अ वेरी स्मॉल रिडक्शन इन द नंबर ऑफ प्लेट्स। जब हम आर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो ये देखो यहाँ पे जब आर बढ़ाया 1.1 से 1.2, तो 19 से 18 होगी, फिर 17 हो सकता है 17.5 आ जाए आपके पास। तो हाफ प्लेट तो नहीं लगा सकते ना, वो तो कंसीडर करेंगे कि जी वो 18 ही है, 18 ही चाहिए। ठीक है, तो कहता है लेकिन जो आपके पास ये लिखी हुई है ऑपरेटिंग कॉस्ट क्यों बढ़ रही है, आर बहुत, आर को वैल्यू बढ़ाने से अगरचे डायमीटर, डायमीटर की वजह से सिस्टम का डायमीटर ज़्यादा करना पड़ेगा। नंबर ऑफ प्लेट्स कम कर दी है ना, तो डाया ज़्यादा करना पड़ेगा। ज़्यादा डाया क्यों कर रहे हैं, एक तो टोटल रिफ्लक्स आ रहा है, एक वो लिक्विड और एक पीछे फीड का आ रहा है, दो। तो डायमीटर आपके पास कॉलम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ गया, उसके ऊपर लोड क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो कहता है हैंस द एरिया कॉन्टिन्यूसली, डायमीटर और एरिया
continuously increases because the vapor load becomes greater। ठीक है, वेपर्स का जो लोड होगा कॉलम के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मिनिमम प्लेट्स है ना, तो एक ही प्लेट के ऊपर सारा काम हो रहा है या एक दो तीन प्लेट के ऊपर ही सारा काम हो रहा होगा, तो इट मीन्स कि आपके पास वहाँ बरस्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए डायमीटर बढ़ा देते हैं, फिर आप का डायमीटर उसका एरिया जो है वो इंक्रीज कर देते हो और नंबर ऑफ प्लेट्स मिनिमम ही रहने देते हो। ठीक है, दिस एसोसिएशन कंडेंसर एंड रीबर आल्सो बी लार्जर एंड हैंस मोर एक्सपेंसिव। तो ये हमारे साथ इसी के साथ जैसे जैसे डाया और एरिया बड़ा हो गए वैसे वैसे उसी हिसाब से आपको कंडेंसर और रीबॉयलर का भी इंक्रीज और एक्सपेंशन देनी पड़ेगी, ताकि वो इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ वेपर्स को कंडेंस करें, ह्यूज अमाउंट ऑफ लिक्विड को दोबारा वेपराइज कर सके। तो ये हमारे पास जो है ना इकोनॉमिकल रिफ्लक्स क्या है, कि जब आपके पास मिनिमम रिफ्लक्स से आप वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो तो ये कम होती जा रही है, लेकिन ये ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है। इन दोनों को मर्ज कर दो ना तो वो कहता है कि ये कोई ना सेंटर वाला पॉइंट आएगा इस जगह पे। हाँ देखो, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ था, लेकिन इसकी वजह से ये थोड़ा पीछे आ गया। ये वाली स्टीम कॉस्ट की वजह से थोड़ा इस पॉइंट से थोड़ा पीछे चला गया है। तो ये आपके पास इकोनॉमिकल रिफ्लक्स रेशो है, जहाँ पे टोटल कॉस्ट कौन सी टोटल क्या होती है, कैपिटल प्लस स्ट्रीम कॉस्ट मिनिमम हो। टोटल कॉस्ट क्या लगे, मिनिमम लगती हो। तो ये आपके पास जो था आज का टॉपिक था, जो हमने इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्लक्स रेशो के लिए डिज़ाइन किए थे। हमने इसमें काफ़ी डिटेल में पढ़ा रिफ्लक्स रेशो, मिनिमम रिफ्लक्स क्या होती है, मैक्सिमम क्या होती है, कैसे पिंच पॉइंट पे कैसे ड्रॉ की जाती है, फिर उनके न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात जो है वो समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह।